हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंपलसरी रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 17 और सेक्शन 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्ट का। सेक्शन 17 में वो लिस्ट दी है जिसको कंपलसरी रजिस्टर कराना जरूरी है, और 18 में वो डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कराना चाहे तो करा भी सकते हैं और नहीं भी तो नहीं भी करा सकते। ठीक है, तो सेक्शन 17 का हम देख रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेक्शन 17 के अंतर्गत रजिस्टर कराना जरूरी है। तो जो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और लेस देन 1 ईयर, तो ये कराना जरूरी नहीं है। 1 साल से ज्यादा का होगा या 1 साल से ज्यादा ईयरली रेंट होगा तो वहां पर रजिस्ट्रेशन जरूरी, पर ये 1 साल से कम इसलिए इसमें नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर जो है इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर जो विल है इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और फिर नेक्स्ट एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका भी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एग्रीमेंट है टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। सेक्शन 17(1) क्लॉज ए में बोला गया है कि मैंडेट दैट द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये याद रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट किया जा रहा है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जा रहा है तो वो रजिस्टर कराना जरूरी है। अ गिफ्ट डीड विदाउट रजिस्ट्रेशन इन लीगली इनवैलिड, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1D में विच टाइप ऑफ लीज रिक्वायर्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो किस टाइप की लीज जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। तो इसमें जो लीज है 1 साल से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टा किया गया, लीज पे दिया गया है, और एक लीज विथ ईयरली रेंट रिजर्वेशन, जो ईयरली रेंट दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो है उनका कंपलसरी, तो डी बोथ ये सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लॉज डी में इस बारे में बोला गया है कि जो 1 साल से ज्यादा का के लिए लीज है या फिर जो ईयरली रेंट रिजर्वेशन करता है, ऐसी लीज जो होगी उसके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज अमेंडेड बाय द रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड लॉ, तो किस सेक्शन के द्वारा ये हुआ है, तो सेक्शन 17 और सेक्शन 53A TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक सेक्शन दिया गया है ना। तो यहाँ पर कि पंजीकरण अधिनियम के जो धारा 17 है और 53A उस अधिनियम के तहत संशोधन किया गया था इस वाले क्लॉज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कंपलसरी अंडर सेक्शन 17। हाँ, जो क्लॉज 2 दे रखा है सेक्शन 17 उसमें भी दिया गया है उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। मॉर्गेज डीड एक्नॉलेजिंग फुल रीपेमेंट द मॉर्गेज मनी, अ डीड ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, अगर रेवेन्यू ऑफिसर अगर कोई पार्टीशन कर रहा है तो वैसी डीड, अ सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू परचेज एट पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक ऑक्शन हुआ है और उसके तहत अगर कोई परचेज किया गया है तो वहां पे कोई सेल का जो सर्टिफिकेट होगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो सेक्शन 17 के जो दिया गया है उसके अंतर्गत ये कि इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्लॉज 2 में मेंशन किया गया सेक्शन 17 के क्लॉज 2 में। तो एज पर सेक्शन 17 क्लॉज सबसेक्शन 2 दीज डॉक्यूमेंट डू नॉट रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एज दे आर ईदर एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम का था और दूसरा या तो वो एक्नॉलेजमेंट था कि हाँ पेमेंट हो गया है, तो इस बारे में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 18 of the registration act which of the following documents may be registered optionally। ऑप्शनली की बात की गई कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ऑप्शनली रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो बस जो विल है कराना चाहे तो करा सकते, लीज जो है जो 1 साल से कम की है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी तो नहीं है लेकिन अगर चाहे तो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन ही यहाँ करा सकते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म लीज कहलाता है जो 1 साल से कम के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 17 क्लॉज 2, है ना। तो जो धारा 17 क्लॉज 2 में जो दिया जिनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है,
तो इसमें क्या नहीं आया है, तो एडॉप्शन डीड के बारे में कि ये इसमें नहीं है। बाकी शेयर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इसको भी रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट अदर देन कॉम्प्रोमाइज डिक्री, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और इंडोर्समेंट ऑन मॉर्गेज डीड एक्नॉलेजिंग पेमेंट, तो ये जो क्लॉजेज है 17(2) के तहत रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। लेकिन एडॉप्शन डीड सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, एडॉप्शन डीड्स एग्जीक्यूटेड आफ्टर 1872 एक्सेप्ट विल मस्ट बी कंपलसरी रजिस्टर्ड, तो ये एडॉप्शन डीड जो है ये रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। मेकिंग देम एन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन क्लॉज ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपलसरी रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन, तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 पूरा ही हमें ये बताता है कि क्या जो रजिस्ट्रेशन जरूरी, तो ई क्लॉज में जो है कि क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो असाइनमेंट ऑफ डिक्री अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अचल संपत्ति का अगर कोई डिक्री है उसको ट्रांसफर करने वाली, तो उसका असाइनमेंट जो है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फिर जो 100 रुपए से कम का बॉन्ड, इसको कराना जरूरी नहीं है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, इसका जरूरी नहीं है। टेस्टामेंट्री मतलब विल, जो जिसमें वन पार्टी ही होती है, और नॉन टेस्टामेंट्री में दो पार्टी होती है, बायर सेलर है ना, तो ऐसे दो पार्टीज के, तो विल यहाँ पे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर है विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन फॉर द सर्टेन शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज के लिए जो एग्जम्पशन है वो प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 17 क्लॉज 1, तो सॉरी ये नहीं है, ये वाला आंसर है सी, ठीक है। तो जो उसका प्रोवाइजो है उसके अंतर्गत दिया गया जो शॉर्ट टर्म लीज है, मतलब जो 1 साल से कम के लिए, और उसमें तो प्रोवाइजो क्या बोलता है, अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट लीज अप टू 5 years इफ द एनुअल रेंट डज नॉट एक्सीड 50। नेक्स्ट है व्हेन कैन द रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट इफ इट इज इन लैंग्वेज दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एंड इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बोला है कि रजिस्टर ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट आया रजिस्टर कराने के लिए, तो वो कब उसको मतलब मना कर सकता है ना, वो उस लैंग्वेज को समझता नहीं है, तो वो कब मना कर सकता है, किस केस में मना कर सकता है, जब वो व्हेन अ ट्रू ट्रांसलेशन एंड ट्रू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट सबमिटेड, अगर उसका ट्रांसलेशन और सर्टिफाइड कॉपी नहीं सबमिट किया तो फिर वो मना कर सकता है। मतलब अगर वो मान लीजिए जो भाषा रजिस्ट्रार जानता है और वो जो डॉक्यूमेंट है दूसरी भाषा है, उसके पास सबमिट होने आया है, तो वो उसी केस में मना करेगा अगर उसके पास ट्रांसलेशन की सही कॉपी नहीं आती है और जो ट्रू कॉपी है ना, और वो उसके पास नहीं आती है, तो वो उसको मना कर सकता है, इस केस में ही किया जाएगा। तो ये जो मेंशन है सेक्शन 19 में है कि इफ अ डॉक्यूमेंट is in a language not understood by the registering officer and not commonly used in the district, उस डिस्ट्रिक्ट में यूज भी नहीं होती है वो भाषा, इट शैल बी रजिस्टर्ड ओनली इफ अकम्पनाइड बाय ट्रू ट्रांसलेशन एंड ट्रू कॉपी। जब तक कि ट्रू ट्रांसलेशन नहीं हो, ट्रू कॉपी नहीं हो, तब तक वो नहीं लाई जाएगी। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन can a registering officer register a document that contain interlineation, blank, errorness और अल्ट्रेशन, मतलब कोई काट छाट है, बदलाव है, खाली स्थान है अगर किसी डॉक्यूमेंट में, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो किस स्थिति में से रजिस्टर कर सकता है, तो अगर उस पर इनिशियल किया जाता है ना, तो व्हेन द एग्जीक्यूटिंग पार्टीज, जो पार्टीज एग्जीक्यूट कर रही है उस डॉक्यूमेंट को, अटेस्ट मतलब वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं, अटेस्ट द चेंजेस विद देयर सिग्नेचर्स और इनिशियल्स, तो वो जहां पर भी ब्लैंक है, जहां पे भी खाली है ना, अगर कुछ बदलाव किया जाता है तो वहां पे उनको उनके सिग्नेचर करने होंगे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को। तो सेक्शन 20 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि यदि किसी दस्तावेज में बदलाव, काट छाट या खाली स्थान हो तो पंजीकरण अधिकारी इसे तभी स्वीकार करेगा जब निष्पादित करने वाले व्यक्ति स्वयं इन परिवर्तनों को, जो मतलब निष्पादित कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो उन परिवर्तनों को जब तक सिग्नेचर से सर्टिफाई नहीं कर दे। नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गैर वसीयत दस्तावेज जिसमें दो पार्टीज होती है ना, ऐसे पंजीकरण के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक होती है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो आवश्यक जानकारी है वो जो रहेगी वो सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू आइडेंटिटी
5, मतलब वो जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो सेक्शन 21 में मेंशन किया गया। तो सेक्शन 21 क्लॉज 1 में बोला है कि कोई भी गैर वसीयती दस्तावेज मतलब नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, तो वो तभी रजिस्टर्ड किया जाएगा जब उसमें डिस्क्रिप्शन हो ऐसी प्रॉपर्टी का जिससे उसको सफिशिएंटली आइडेंटिफाई किया। तो सेक्शन 21 में दिया है। नेक्स्ट है हाउ शुड हाउसेज इन टाउन्स बी डिस्क्राइब्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगर घरों की बात करें, वो रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, उसके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो वहां पे क्या होगा, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, तो वहां पर बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रीट और रोड इन फ्रंट ऑफ विच इज लोकेटेड इन इट्स ओरिएंटेशन। मतलब वो घर जहां पर है, जिस नगर में स्थित है, तो किस टाउन में और किस रोड पर आगे है, इस बारे में, मतलब सड़क गली के बारे में, दिशा के बारे में उल्लेख किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी सेक्शन 21 क्लॉज 2 में दिया था। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लिमिट जो है 4 मंथ्स दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लिमिट है 4 मंथ। सेक्शन 23 के तहत दिया गया है, ये सेक्शन भी याद रखिएगा। एक्सेप्ट फॉर विल, विल को छोड़कर नो डॉक्यूमेंट शेल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जब से एग्जीक्यूशन हुआ उससे 4 महीने के अंदर वो प्रेजेंट नहीं किया जाता रजिस्ट्रेशन के लिए, तो तब तक तो वो फिर उसके रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 4 महीने का ध्यान रखिएगा, सेक्शन 23 में दिया गया है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 23A ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, विद इन व्हाट पीरियड कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन अपॉन बिकमिंग अवेयर ऑफ द इनवैलिड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पता पड़ता है कि जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो इनवैलिड हो गया है ना, वापस से री रजिस्ट्रेशन कराना, तो कितने टाइम पीरियड में उसको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उसको 4 महीने के अंतर्गत वापस से री रजिस्टर कराना होगा। तो सेक्शन 23A प्रोवाइड दैट इफ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन हैज बीन रजिस्टर्ड बाय अनऑथराइज पर्सन, है ना, मतलब जो ऑथराइज पर्सन नहीं था उसने उसको ले लिया, रजिस्टर कर लिया, और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर दैट डॉक्यूमेंट कैन प्रेजेंट इट फॉर री रजिस्ट्रेशन। और फिर कोई पर्सन आता है री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको 4 महीने में, जब उसको अवेयर हुआ है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन था ये, तो उससे 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए फिर देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो ट्रीट इस तरीके से करेगा जैसे वो ओरिजिनली प्रेजेंटेड हुआ था विद इन अलाउड अंडर 4 पार्ट 4 के तहत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 इफ अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स विद इन व्हाट पीरियड कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब वो कई व्यक्तियों द्वारा उसको मतलब अलग अलग टाइम पर एग्जीक्यूट किया गया था वो, है ना, अगर मान ले 10 पार्टी सब अलग अलग समय पर उस पर साइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे, है ना, तो उसे कितने अवधि के अंदर मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो होगा 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। तो प्रत्येक निष्पादन तिथि से 4 महीने के अंदर उसको रजिस्टर कराना होगा। ये सेक्शन 24 में बोला गया है। तो धारा 24 क्या बोलती है, जब कई व्यक्ति किसी दस्तावेज को अलग अलग समय पर निष्पादित करते हैं, तो दस्तावेज को प्रत्येक निष्पादन की तिथि से 4 महीने के भीतर पंजीकरण या पुनः पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे सभी पक्षों को दस्तावेज को पंजीकृत कराने का उचित अवसर मिलता है। Next, under section 25, what is the maximum fine that can be imposed for late registration due to unavoidable delay? है ना, अगर लेट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ऐसा ऐसा था जो डिले जो हुआ है उसको अनअवॉइड कर मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा डिले के कारण, ऐसे रीजन के कारण वो डिले हुआ, तो यहाँ पर ये बोला गया कि वो रजिस्टर तो कर लिया जाएगा लेकिन फाइन भी देना होगा। तो 10 टाइम्स द रजिस्ट्रेशन फीस, तो इतना फाइन देगा तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन डिले होने के बावजूद भी कर लिया जाएगा। तो धारा 25 के अंदर यदि किसी दस्तावेज को आवश्यक परिस्थितियों या अपरिहार्य दुर्घटना के कारण मतलब अर्जेंट नेसेसिटी या अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट के कारण जो टाइम पीरियड है उसमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो रजिस्ट्रार 4 महीने के भीतर विलंबित पंजीकरण की अनुमति दे सकता है। तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा कि उसको उसके बाद भी मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसको 10 गुने का शुल्क देना होगा। Next, under section 25 subsection 2, if an application for late registration is made to sub registrar, what is his duty? अगर सब रजिस्ट्रार को लेट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एप्लीकेशन की जाती है तो उसकी क्या ड्यूटी होगी, तो ही मस्ट फॉरवर्ड इट टू
रजिस्ट्रार, तो वो रजिस्ट्रार को दे देगा। ठीक है, तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि यदि दैट इफ एन एप्लीकेशन फॉर लेट रजिस्ट्रेशन इज लॉज्ड विद सब रजिस्ट्रार, अगर वो सब रजिस्ट्रार को दी जाती है तो ही मस्ट इमीडिएटली फॉरवर्ड इट टू रजिस्ट्रार हु हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव और रिजेक्ट, जिसके पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। द सब रजिस्ट्रार कैन नॉट मेक द डिसीजन हिमसेल्फ, तो सब रजिस्ट्रार इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। Under section 23A, what is the special time limit for re-registration of certain documents executed before 12 September 1917? तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट जो 1917 के पहले के जो एग्जीक्यूट किए गए थे उनके री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बोला गया है। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है ये 3 मंथ्स दिया गया है। ठीक है, तो ये निर्धारित करती है कि 12 सितंबर 1917 से पहले निष्पादित किसी दस्तावेज से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस तिथि से 3 महीने के भीतर पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, तो चाहे उसे अमान्य पंजीकरण के बारे में जानकारी किसी भी समय प्राप्त हुई हो। ठीक है, तो उससे 3 महीने के अंदर करना है। Which of the following statement regarding re-registration under section 23A of the Registration Act is correct? तो मतलब जो re-registration से related इसमें से कौन सा statement correct है ये पूछा गया है। तो जो correct है वो है a document requiring registration if registered by a person not duly empowered can be re-registered within 4 months of the awareness of its मतलब अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा उसको रजिस्टर कर लिया और जब जैसे पता पड़ा कि इनवैलिड था तो फिर उससे उस दिन से 4 महीने के अंतर्गत री रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो ये धारा 23A के तहत बोला गया। अंडर सेक्शन 24 इफ मल्टीपल पर्सन एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइम्स, तो यहाँ पे मतलब ईच विदिन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन में के तहत ये रजिस्टर कराया जाएगा, बार बार कराया जाएगा। 10 गुना इसमें फाइन देना ये भी हो चुका है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 26 अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर अराइवल इफ इंडिया। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट क्या हुआ, धारा 26 में बोला है कि कोई डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर मतलब फॉरेन में अगर ये एग्जीक्यूट किया गया है, अब वो इंडिया में जब लाया गया है तो इंडिया में आने पर कितने महीने के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये भी 4 मंथ्स दिया गया है कि जैसे ही वो इंडिया में आता है उससे 4 महीने के अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित होना चाहिए। तो धारा 26 जो बोलता है वो यदि कोई दस्तावेज भारत के बाहर निष्पादित किया गया है तो उसे मतलब बाहर एग्जीक्यूट किया गया है और उसे भारत में आने के 4 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना होगा। और यदि पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट हो कि दस्तावेज वास्तव में भारत के बाहर निष्पादित हुआ है और निर्धारित समय प्रस्तुत किया गया है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 28 वेयर शुड द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बी रजिस्टर्ड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो रजिस्टर्ड कहाँ किया जाएगा, धारा 28 के अनुसार पूछा गया है। तो ये एट द सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस वेयर एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो वो प्रॉपर्टी जो संपत्ति है उसका कोई भाग कहीं जहाँ स्थित हो वहां का सब रजिस्ट्रार जो उप पंजीयक है उस कार्यालय में रजिस्टर्ड किया रहा जाएगा। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड होना चाहिए उसके उस डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने के लिए देंगे सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम कैन अ विल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर कोई विल को पंजीकरण कराता है तो उसको किस समय के अंदर करना चाहिए, तो वो किसी भी समय हो सकता है क्योंकि ये कंपलसरी तो था नहीं है ना। तो अगर कोई विल रजिस्टर भी कराना चाहता है तो एट एनी टाइम किसी भी समय वो रजिस्टर करा सकता है, धारा 27 में बोला है। तो रजिस्ट्रेशन के ना जो अ विल में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। वेयर शुड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बी रजिस्टर्ड, तो ये हमने अभी देख लिया था सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, वेयर कैन डॉक्यूमेंट दैट डू नॉट रिलेट इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर। अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो वो कहाँ रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो वो होगा एट एनी सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन द सेम स्टेट, उस स्टेट के किसी भी मतलब किसी भी सब रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्टर तो सब रजिस्ट्रार के पास ही हो रहा है लेकिन वो किसी भी स्टेट की किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास करा सकते हैं। और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है
उस एरिया के सब रजिस्ट्रार के वहाँ होगा, ठीक है। तो वो सेक्शन 28 में दिया है और ये सेक्शन 29 में दिया गया है, ठीक है। तो धारा 29 के अनुसार जो दस्तावेज अचल संपत्ति से संबंधित नहीं है उन्हें या तो उपपंजीयक कार्यालय में मतलब सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जा सकता है जहां वह निष्पादित हुए थे, या उसी राज्य सरकार के अधीन अन्य उपपंजीयक कार्यालय में, मतलब जहाँ एग्जीक्यूट हुए वहां करवा दीजिए, या फिर अन्य उसी स्टेट के अन्य रजिस्ट्रार के यहाँ भी कराया जा सकता है। तो दो चीज दी, या तो जहाँ एग्जीक्यूट हुआ है वहां, या फिर उस सेम स्टेट के कहीं पे भी सब रजिस्ट्रार के यहाँ हो सकता है। हु इज ऑथोराइज टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन जो कराना चाह रहा है कौन उसको मतलब पेश करेगा, तो पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट, तो ओनली द पर्सन, एक ये है ओनली द पर्सन क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के अंदर जिनका जो भी लोग दावा कर रहे हैं और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो ऑल ऑफ द अबव मतलब एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी करा सकता है, ठीक। तो एज पर सेक्शन 32 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, डॉक्यूमेंट कैन बी रजिस्टर में by present by a person executing or claiming under it, जो इसके अंदर करा है, या their legal representative and agent authorized by a duly executed and authenticated power of attorney। power of attorney के तहत अगर किसी को किसी एजेंट को ऑथराइज किया गया है तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है according to section 32 of the registration act, who can authenticate a power of attorney if the principal reside outside India। अब जो ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रह रहा है और वो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है ना, जो प्रिंसिपल है वो भारत के बाहर रह रहा है ना, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी को कैसे सर्टिफाई करेगा, ठीक है। वो अगर किसी एजेंट को देना चाह रहा है कि वो कराए तो कैसे कराएगा, तो वो कराएगा नोटरी पब्लिक, जज या मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल या वाइस काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी बोलता है कि रजिस्ट्रेशन इफ द प्रिंसिपल रिसाइड आउटसाइड इंडिया द पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो नोटरी द्वारा, नोटरी पब्लिक, जज या मजिस्ट्रेट या इंडियन काउंसिल और वाइस काउंसिल, इनमें से किसी के भी द्वारा वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा। दिस इंश्योर द लीगल वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 34 विद इन हाउ मच टाइम मस्ट द एग्जीक्यूटेंट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अपीयर बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर फॉर रजिस्ट्रेशन। कितने टाइम पीरियड के है, तो 4 महीने मैक्सिमम, इसमें हर चीज में 4 महीने ही है। तो अगर जो धारा 34 के तहत क्या बोला है कि दस्तावेज के निष्पादकों या उनके प्रतिनिधियों को 4 महीने के अंतर्गत पेश होना होगा रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो एज पर सेक्शन 34 द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 23, 24, 28, 25 which is generally 4 months from execution. If there is an urgent necessity, a delay of up to 4 additional months is allowed with a fine। फाइन के साथ अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 35 व्हाट विल द रजिस्टरिंग ऑफिसर डू इफ अ पर्सन डिनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए आया डॉक्यूमेंट और जिसमें जो एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन है उसमें से वो डिनाई कर रहा है कि मैंने तो ये एग्जीक्यूट किया ही नहीं, तो फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, तो वो भी रिफ्यूज कर देगा टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। अगर एग्जीक्यूटर ही मना कर रहा है कि मैंने रजिस्टर किया है तो वो रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया जाएगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 में बोला इफ एनी पर्सन डिनाइज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट द रजिस्टरिंग ऑफिसर मस्ट रिफ्यूज टू रजिस्टर। तो वो मना कर सकता है रजिस्टर करने से। हाउएवर इफ द ऑफिसर इज अ रजिस्ट्रार देन ही मस्ट फॉलो द प्रोसीजर। इसमें प्रोसीजर दी उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 32 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर पर्सनली फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, धारा 32 में कुछ व्यक्तियों का नाम दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको अपेयर होने से मना किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन है, अगर कोई पर्सन जेल में है तो उसको प्रेजेंट नहीं होना है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम बॉडीली इन्फर्मिटी, शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित है, और गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, है ना। तो ये सभी व्यक्ति है धारा 32 के अंतर्गत दिए गए, इनको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने के लिए रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑफिस में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। As per the proviso to section 32, a certain individual such as person with bodily infirmity, prisoner and government officer exempt from the court appearance are not required to attend the registration office personally. Instead, the registrar or magistrate can verify the document in their location. तो उनके location पे ही वो verify कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What action can be registering officer take under section 34 if the executant fails to appear due to unavoidable circumstances? ठीक है, तो एग्जीक्यूटर अब नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ पे फिर पंजीयन अधिकारी क्या कर सकता है ना, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, तो वो करेगा अलाउ रजिस्ट्रेशन विथ अ फाइन अप टू 10 टाइम्स ऑफ द प्रॉपर फीस। ठीक है, तो वो उसके साथ वो अलाउ कर सकता है। तो if the executant cannot appear due to urgent necessity or unavoidable accident, the registrar can permit late registration within 4 months by imposing a fine up to 10 times of registration fees. Next question, under section 36 of the Registration Act, who can issue a summon for appearance of necessary person in the registration office? तो कौन समन कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जो संबंधित पर्सन नेसेसरी पर्सन है उसको बुलाना चाह रहा है, तो वो कौन यहाँ पे अपीयरेंस के लिए समन कर सकता है, सेक्शन 36 में पूछा गया है। तो ये जो समन करेगा ऑफिसर और कोर्ट एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये समन के लिए बोल सकते हैं, तो सेक्शन 36 में यही बोला गया है। ठीक है, if a person presenting a document for registration requires the appearance of another necessary person, ना जो रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर रहा है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वहाँ पे अगर किसी नेसेसरी पर्सन की जरूरत होती है अपीयरेंस की, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर में रिक्वेस्ट द ऑफिसर और कोर्ट। तो यहाँ पे रजिस्टरिंग जो ऑफिसर है रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, ऑफिसर या कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिस स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको डायरेक्ट किया है वाले कोर्ट और या ऑफिसर को, कि वो समन इशू करे रिक्वायर्ड पर्सन की को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 38 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम अपीयरेंस एट द रजिस्टरिंग ऑफिस। अब 38 के अंतर्गत किसको बोला गया है, तो ये हम देख चुके थे कि जो बॉडीली इन्फर्मिटी है जिसको और जेल के अंदर है और गवर्नमेंट ऑफिसर जो है एग्जाम किए गए। ठीक है, तो सेक्शन 38 में नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 39 व्हेन ऑफिसर और कोर्ट रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर समन व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर इशूइंग द समन। अब क्या रजिस्टरिंग ऑफिसर ने कोर्ट को या ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया है कि समन इशू करना है पर्टिकुलर पर्सन को बुलाने के लिए, तो अब क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट ऑफ द प्यून फीस, तो पहले ये देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 37 बोलता है बिफोर इशूइंग समन्स द ऑफिसर कोर्ट मस्ट रिसीव द रिक्वायर्ड प्यून्स फीस। आफ्टर रिसीविंग द फी द समन इज इशूड एंड सर्व टू द पर्सन हुज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इट। तो प्यून की फीस देनी होगी फिर उसके बाद समन किया जाएगा। अंडर सेक्शन 39 विच लीगल प्रोविजन अप्लाई टू समन्स एंड कमीशंस इशूड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो लॉ इन फोर्स फॉर समन्स एंड कमीशन इन सिविल कोर्ट, जो वो ही सिविल कोर्ट में जो यूज होता है ना, तो वो ही सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे बुलाने के लिए। ठीक है, मतलब जो सिविल कोर्ट में अटेंडेंस के लिए विटनेस वगैरह इनके लिए होता है वही सारे लागू हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, according to section 40 who can present a will for registration after the death of the testator। मतलब जो अगर जिसने वसीयत बनाई थी, वसीयत करता जो था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी विल का रजिस्ट्रेशन के लिए कौन प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 40 में इसके बाद बारे में बोला, तो एग्जीक्यूटर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द विल। तो कोई भी एग्जीक्यूटर या फिर जो विल के अंदर क्लेमिंग करने वाले पर्सन है, ठीक है, वो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकते हैं। तो सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 बोलता है टेस्टेटर कैन प्रेजेंट अ विल फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। पहले तो उसके पास है राइट, अगर वो मर जाता है ना, तो एग्जीक्यूटर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द विल कैन प्रेजेंट इट टू द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। तो फिर उसके अंदर विल के अंतर्गत जो है उन व्यक्तियों में से कोई भी कर सकता है। किसी अंडर विच सेक्शन इज द प्रोसीजर फॉर समनिंग अ नेसेसरी विटनेस और एग्जीक्यूट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कवर्ड। जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आया, तो वहाँ पे अगर कोई नेसेसरी विटनेस की जरूरत है या एग्जीक्यूटर को बुलाने की जरूरत है, तो किस धारा में बोला गया है, तो सेक्शन 36 में इसके बारे में बोला गया है कि विटनेस की जरूरत है। अगर यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कराता है और उसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति या गवाही की आवश्यकता होती है,
तो वो पंजीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार संबंधित अधिकारी या न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को समन करने के लिए निर्देशित करेगा। क्या कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाए? ये हम देख चुके थे। Under which section is the presentation of wills and authorities to adopt the for registration allowed? तो जो विल से रिलेटेड और जो गोद लेने का राइट है, अडॉप्शन से रिलेटेड है, वहां पे रजिस्ट्रेशन के प्रेजेंट करने के लिए कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 14 में इसके बारे में दिया गया है। तो अ विल कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द टेस्टेटर और उसकी डेथ के बाद एग्जीक्यूटर बेनिफिशियरी, है ना, इस टाइप से। और अगर अडॉप्शन की सिमिलरली एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट कैन बी प्रेजेंटेड बाय द डोनर और आफ्टर देयर डेथ बाय द अडॉप्टिव सन, जो अडॉप्टिव सन है फिर वो करेगा। When a will is presented for registration, what must the registering officer be satisfied with? अब अगर will अगर आया है प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाया गया है अगर कोर्ट में, तो फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या इसमें वो करेगा, मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा? तो वो क्या करेंगे कि वो वसीयत निष्पादक द्वारा बनी, ये देखेंगे कि जो विल है वो एग्जीक्यूटेड की गई थी टेस्टेटर द्वारा, दैट द टेस्टर इज डेड, वो मर गया है जिसने वो करा था एग्जीक्यूट, और दैट द प्रेजेंटर इज एंटाइटल टू प्रेजेंट इट अंडर, और जो सेक्शन 40 में जो दिया है ना, जो बेनिफिशियरी है या विल के तहत या फिर एग्जीक्यूटर, उनमें से आफ्टर डेथ वो क्लेम करेंगे। तो ये सेटिस्फाई करना होगा कि ये तीनों चीज फुलफिल हुई है, सेक्शन 41 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन कैन अ पर्सन डिपॉजिट देयर विल इन अ सील्ड कवर विद द रजिस्ट्रार? तो किस सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 42 में बोला गया है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से अपनी वसीयत को सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार के पास जमा कर सकता है। मतलब जिसकी विल है वो क्या कर सकता है, वसीयत जो है वो अपनी विल को दे देगा किसके पास? अधिकृत एजेंट के पास, ऑथराइज एजेंट के पास, या फिर मतलब पर्सनली या थ्रू ऑथराइज एजेंट के थ्रू, है ना, डिपॉजिट कर देगा वो रजिस्ट्रार के यहाँ और सील्ड कवर में। ठीक है, और लिफाफे पर टेस्टेटर और उसके एजेंट का नाम और दस्तावेज की प्रकृति लिखी होनी चाहिए, तो उस पर उसके बारे में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पावर ऑफ द कोर्ट रिगार्डिंग विल? तो कोर्ट के पास क्या पावर है विल के रिगार्डिंग में, इससे संबंधित पूछा गया है कि वसीयतों पर न्यायालय की शक्ति का क्या प्रभाव होता है। तो कोर्ट के पास क्या है, द कोर्ट हैज द पावर टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ अ विल, तो विल को प्रोडक्शन करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 46 बोलता है कि ना स्टेट दैट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड द प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोर्ट्स रिटेन द पावर टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ विल, विल को प्रोडक्शन करने का बोल सकती, इफ सच एन ऑर्डर इज मेड द रजिस्ट्रार मस्ट ओपन द सील कवर, ठीक है, एंड इंटर द विल इनटू द रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम विच टाइम डज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट स्टार्ट ऑपरेटिंग? जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो कब से ऑपरेटिंग माना जाता है ना, मतलब कि टाइम से इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जिस दिन उसका एग्जीक्यूशन किया है उसी दिन से वो इफेक्ट में माना जाएगा। सेक्शन 47 में इसके एग्जीक्यूशन के इफेक्टिवनेस के बारे में बोला गया है। ठीक है, धारा 47 के अनुसार कोई भी पंजीकृत दस्तावेज उस समय से प्रभावी होगा जिस समय वह प्रभावी होता यदि पंजीकरण आवश्यक नहीं होता। ठीक है, इसका अर्थ है कि इसका कानूनी प्रभाव पंजीकरण की तारीख से नहीं बल्कि निष्पादन की तारीख से प्रभाव होगा, है ना। तो यहाँ पे यही है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी नहीं है तो एग्जीक्यूशन जब से हुआ तब से इफेक्ट है। अब रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है पर वो एग्जीक्यूशन की डेट से ही इफेक्टिव माना जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 48? अब जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लिया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एन ओरल डॉक्यूमेंट। तो अब अगर कोई ओरल एग्रीमेंट के ऊपर वो वरीयता प्राप्त करेगा, उसको फिर बेनिफिट दिया जाएगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का। धारा 48 के अंदर किसी संपत्ति से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज को किसी मौखिक समझौते की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है जब तक कि संपत्ति का कब्जा विधि अनुसार हस्तांतरित नहीं किया गया।
यह पंजीकृत दस्तावेजों को मौखिक दावों की तुलना में अधिक कानूनी वैधता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये धारा 48 के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट है, what is the effect of non-registration of document that are required to be registered as per section 49। अब जो बोला है जो सेक्शन जिन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी था लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो फिर क्या होगा। सेक्शन 49 इस बारे में पूछता है ना, बताता है कि क्या होगा। तो जो डॉक्यूमेंट है वो कैन नॉट अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन इन इट, है ना, तो वो दस्तावेज किसी भी अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। सेक्शन 49 बोलता है, एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कैन नॉट अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंफर्म पावर टू अडॉप्ट और टू बी एक्सेप्टेड एज ए एविडेंस, है ना, तो वो फिर इस तरीके से यूज नहीं होगा। तो धारा 50 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज पंजीकरण के लिए अनिवार्य है और फिर भी वो रजिस्टर्ड नहीं किया गया तो अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, किसी को गोद लेने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकता, न ही इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता, ना तो ये एविडेंस के रूप में यूज होगा, न एडॉप्शन लिया जा सकता है और न ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, जब तक कि यह विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत विशिष्ट निष्पादन के लिए प्रयोग ना किया जाए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 50 विच डॉक्यूमेंट टेक्स प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी। अगर उस प्रॉपर्टी पे से रिलेटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्शन 50 में इस बारे में बोला है, तो किसको वरीयता दी जाएगी, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 50 बोलता है कि लीगल प्रायोरिटी टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ओवर अनरजिस्टर्ड वंस फॉर द सेम प्रॉपर्टी इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। तो फ्रॉड को फिर वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट मेंटेन इन ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एज पर सेक्शन 51 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें से कौन सी बुक है जो रजिस्टर ऑफिस में नहीं रखी जाती है। ठीक है, कार्यालयों में नहीं रखी जाती है, तो वो कौन सी है, डिपॉजिट ऑफ विल, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल नहीं रखी जाती। बाकी रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ये रखी जाती है ना। रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर तो ये रखा जाता है, ये रखा जाता है, और मिसलेनियस रजिस्टर भी होते हैं लेकिन ये डिपॉजिट ऑफ विल नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 51 में इस बारे में बोला गया है। तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल बुक 5 होती है, इज मेंटेन ओनली इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड नॉट इन द ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रार के ऑफिस में होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं होगा। और हाउएवर बुक 1, 2, 3 एंड 4 आर केप्ट इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बाकी सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही। क्योंकि देखो विल को जो टेस्टेटर है वो सबमिट कराता है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, या तो खुद जाके देगा या तो उसके एजेंट के द्वारा। तो यहाँ रजिस्ट्रार के पास होगा, सील बंद करके देता है, तो वो विल जो होगा वो बुक नंबर 5 जो होगी वो रजिस्ट्रार के पास होगा। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में क्या होगा, ये हमने जो डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, नॉन टेस्टामेंटरी के डॉक्यूमेंट, रिफ्यूजल वाले जो डॉक्यूमेंट है, और मिसलेनियस जो है। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट आर एडमिटेड डॉक्यूमेंट कॉपीड इनटू द एप्रोप्रिएट बुक विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट कर लिए डॉक्यूमेंट उनको बिना किसी डिले के उसकी कॉपी करनी हो। ठीक है, तो वो कौन से सेक्शन में बोला गया है, मतलब कॉपी किया जाता है, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट बुक में बिना डिले किए कॉपी करना है, तो सेक्शन 52 में इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 एवरी डॉक्यूमेंट दैट इज एडमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, मस्ट बी कॉपीड, उसको कॉपी किया जाएगा इनटू द एप्रोप्रिएट रजिस्टर बुक विदाउट अननेसेसरी, मतलब डिले नहीं करना है, जैसे ही रजिस्टर हुआ है वैसे उसको कॉपी करेंगे। दिस इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली। ठीक, सिस्टमेटिकली उसको मेंटेन कर रहे, ये शो करता है। व्हाट डज सेक्शन 53 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट स्पेसिफाई, तो सेक्शन 53 किसके बारे में बोलता है, तो ये एंट्रीज के बारे में। ऑल एंट्रीज इन बुक्स शुड बी नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली एंड रीस्टार्ट ईच ईयर, है ना, और इस मतलब ये कॉन्सिक्यूटिवली इसमें नंबरिंग की जाती है, इस बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट है what is the primary purpose of the current indexes maintained under section 54 of the registration act, है ना, तो वो जो इंडेक्स रखी गई है उसका क्या मेन उद्देश्य है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कि टू फैसिलिटेट इजी सर्चिंग एंड रिट्राइवल ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स,
तो पंजीकृत दस्तावेजों को आसानी से खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता करने के लिए इसमें इंडेक्स का प्रोविजन किया है सेक्शन 54 में। विच बुक अंडर सेक्शन 51 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट रिकॉर्ड्स रीजन फॉर रिफ्यूजल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो रिफ्यूजल वाला रजिस्ट्रेशन वो रजिस्टर रखा जाता है वो कौन से इसमें रजिस्टर किया जाता है, तो बुक नंबर 2 में किया जाता है। ठीक है, उसमें रीजन मेंटेन होते हैं। फिर इन विच बुक आर नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। अब नॉन टेस्टामेंटरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो बुक नंबर 1 में उसके बारे में रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 के अंदर बुक 1 इज द डेजिग्नेटेड एज अ रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट कंटेन्स ऑल डॉक्यूमेंट्स और मेमोरेंडम रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17, 18 एंड 89 which pertain to immobile property and are not will नहीं होनी चाहिए। ठीक है, which book contains record of reason for refusal to, तो ये हम देख चुके थे, refusal वाला book 2 में था। what is the purpose of number 3 purpose of index number 3 in registration office, तो इसका क्या purpose है, to record the names and details of person executing wills and authorities of adopt। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अलाउड टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड इंडेक्सेस रिलेटेड टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बुक्स है और जो इंडेक्स है उसको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, तो किसको परमिशन दी गई है, तो एनी पर्सन अपॉन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी। तो जो भी प्रिस्क्राइब फी का पेमेंट कर देता है वो पर्सन इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये बोला कि कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन दीज बुक्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, तो कॉपी भी ली जा सकती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंडोर्स्ड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो जो रजिस्टर कर लेता है उसका सर्टिफिकेट जो है उसका क्या उद्देश्य है ना, अप्रूव इंडोर्स किया जाता है, तो टू एस्टेब्लिश दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड। तो इस सर्टिफिकेट का पर्पस यही होता है कि हाँ ये ड्यूली ऑथराइज रजिस्टर्ड कर लिया गया है। सेक्शन 60 में इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, मतलब एक प्रूफ है कि हाँ ये ड्यूली रजिस्टर्ड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट व्हेन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंसिडर्ड कंप्लीट, तो व्हेन द एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट आर कॉपीड इनटू द रजिस्टर्ड बुक। तो कब माना जाएगा, जब रजिस्टर कर लिया गया है डॉक्यूमेंट को और उसका सर्टिफिकेट जो है इनकी इसके बारे में कॉपी कर लिया जाता है रजिस्टर बुक में, तब ये कंप्लीट माना जाएगा। सेक्शन 61 क्लॉज 2 के अंदर बोला, सब सेक्शन 2 में बोला गया है। एज पर सेक्शन 62 व्हाट शुड बी डन इफ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज इन लैंग्वेज अननोन टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब ये बोला गया है कि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए वो ऐसी लैंग्वेज में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर नहीं जानता है ना, तो वो वहां क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अ ट्रांसलेटेड कॉपी शुड बी प्रोवाइडेड एंड फाइल्ड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक, तो ट्रांसलेटेड कॉपी यहाँ पे की जाएगी और प्रोवाइड की जाएगी सेक्शन 62 में। अंडर सेक्शन 63 व्हाट पावर डज अ रजिस्टरिंग ऑफिसर हैव व्हाइल एग्जामिनिंग अ पर्सन। तो रजिस्टर ऑफिसर के पास क्या पावर है जब वो किसी पर्सन को एग्जामाइन कर रहा है, तो ही कैन एडमिनिस्टर एन ओथ एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट। तो वो क्या कर सकता है, वो ओथ ले सकता है। तो पंजीकरण अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जांच किए जा रहे व्यक्ति की शपथ दिला सकता है और उसके बयान को दर्ज कर सकता है। यह बयान कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 64 व्हाट मस्ट अ सब रजिस्ट्रार डू व्हेन अ डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन मल्टीपल सब डिस्ट्रिक्ट। अब अगर सब रजिस्ट्रार के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है और वो जो है मल्टीपल सब रजिस्ट्रार मतलब वो प्रॉपर्टी है अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो वहां पे ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ सब रजिस्ट्रार क्या करेगा, तो वो जो करेगा ही शुड प्रिपेयर अ मेमोरेंडम एंड सेंड इट टू अदर कंसर्न सब रजिस्ट्रार। तो वो मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा और जो भी अलग अदर सब रजिस्ट्रार है उनके पास ये सेंड करेगा। ये सेक्शन 64 में बोला है कि यदि कोई दस्तावेज की ऐसी अचल संपत्ति से संबंधित है जो एक से अधिक उपजिलों में स्थित है, तो संबंधित उपपंजीयक को उस दस्तावेज का एक मेमोरेंडम तैयार करके अन्य संबंधित उपपंजीयकों को भेजना होता है। नेक्स्ट है which of the following statement is not true regarding endorsement and certificate under section 59 and 60। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है
तो यहाँ पे जो होगा द सर्टिफिकेट डज नॉट रिक्वायर द सील ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर, नहीं तो रजिस्टर ऑफिसर की सील जरूरी है सर्टिफिकेट में। बाकी इसके अलावा इंडोर्समेंट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द रजिस्टर ऑफिस, ये होता है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रूव्स द डॉक्यूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड एज पर लॉ, ये भी होता है इसमें। इंडोर्समेंट इंक्लूड्स द सिग्नेचर ऑफ पर्सन एडमिटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो उसका सिग्नेचर भी होता है, ये सब चीजें होगी। व्हेन अ नॉन नेक्स्ट है when a non-testamentary documents relates to land in multiple districts, what is the duty of the sub registrar? तो अगर कोई नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट है और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कोई लैंड से रिलेटेड है और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो वहाँ क्या किया जाएगा, तो वो टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एंडोर्समेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एवरी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, सभी के पास भेज दिया जाएगा। तो धारा 65 के अनुसार जब कोई गैर वसीयत दस्तावेज कई जिलों में स्थित अचल संपत्ति से संबंधित होता है, तो वह उपपंजीयक को उस दस्तावेज की प्रति, समर्थन और प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के पंजीयक, मतलब सभी जो उससे रिलेटेड सब रजिस्ट्रार हैं उनके पास उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट वगैरह भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल इन द सुपरविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिस? पंजीकरण कार्यालयों की निगरानी में महानिरीक्षक की क्या भूमिका होती है? तो वो क्या करता है, ही कैन एक्सरसाइज जनरल सुपरिटेंडेंस एंड मेक रूल्स वगैरह बना सकता है, वो सुपरविजन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन आफ्टर नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड इज रजिस्टर्ड? तो यहाँ क्या होगा, तो इट इज फॉरवर्ड टू द कंसर्न सब रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार। what whose under whose supervision does a sub registrar work? तो किसके तो अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसके अंडर में सब रजिस्ट्रार काम करेगा। सेक्शन 68 इसके बारे में बोलता है। फिर हु हैज द पावर टू रेमिट फाइन्स अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो कौन मतलब रेमिट कर सकता है, जो जुर्माना है उसको माफ करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो जुर्माना जो माफ करता है वो इंस्पेक्टर जनरल, निरीक्षक जनरल के पास होता है। सेक्शन 70 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। इफ अ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर और डॉक्यूमेंट व्हाट मस्ट ही डू? मतलब अगर कोई सब रजिस्ट्रार मना कर देता है किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, तो फिर क्या करना आवश्यक होगा? तो रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग एंड इंडोर्स रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज, और इसको क्या होगा, रीजन लिखना होगा और रिकॉर्ड करना होगा। तो सेक्शन 71 में बोला गया है। फिर विद इन हाउ मेनी डेज कैन अपील बी फाइल्ड अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सब रजिस्ट्रार? सब रजिस्ट्रार ने अगर रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूजल कर दिया, तो अब इससे जो विक्टिम है मतलब पीड़ित पक्षकार होगा वो अपील फाइल करेगा, तो कितने दिनों में करेगा? तो वो 30 दिनों के अंदर उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करेगा। अपील अगेंस्ट सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजल जो होगा वो 30 डेज के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ रजिस्ट्रार ऑर्डर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट इट बी रिप्रेजेंटेड? यदि रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज के पंजीकरण का आदेश देता है तो उसे कितने दिनों के भीतर पुनः प्रस्तुत करना होगा? तो 30 दिन के अंतर्गत उसको वापस से, मतलब रजिस्ट्रार ने बोल दिया है कि इसको रजिस्टर करना है ना, तो कितने दिनों के अंदर आएगा, उसको 30 दिन के अंतर्गत कराना होगा। If a sub-registrar refuses registration due to denial of execution, what can be done? तो सेक्शन 73 में इसके बारे में बोला गया है। तो अप्लाई टू रजिस्ट्रार, अगर सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है तो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे। तो यदि सब रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज को निष्पादन से इनकार के कारण पंजीकृत नहीं करता है तो प्रभावित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकता है। अंडर सेक्शन 74 व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार एग्जामाइन व्हाइल कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन? तो वो क्या देखेगा, वेदर द डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, क्या वो दस्तावेज एग्जीक्यूट हो चुका है, और वेदर लीगल रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, तो ये दो फुलफिलमेंट देखेंगे सेक्शन 74 के तहत। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार व्हेन द रिफ्यूजेस टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट? ठीक है, जब रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज को पंजीकृत करने से इनकार करता है तो वो क्या करेगा, तो वो ही मस्ट मेक एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल एंड रिकॉर्ड द रीजन इन बुक नंबर 2, ऑर्डर करेगा और बुक नंबर 2 में इसको रिकॉर्ड करेगा। कैन अ पर्सन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार? अब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूजल कर दिया रजिस्ट्रेशन करने से, तो फिर क्या अपील की जा सकती है?
तो यहाँ पर भी जो है अपील की जा, कोई अपील नहीं होगी। नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 76 और 72। तो यहाँ कोई अपील नहीं की जाएगी, सेक्शन 76 में मेंशन किया है। सब रजिस्ट्रार के लिए तो अपील हो जाएगी, मतलब वहां पे 30 दिन के अंदर अपील करना है और या फिर रजिस्ट्रार के यहाँ अप्लाई किया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रार ने मना किया है तो फिर वहां नहीं होगा। What recent remedies available if the registrar refuses to register a document under section 72 और अब जो रेमेडीज फिर क्या दी जाएगी अगर मना कर देता है, अगर है ना, तो यहाँ पे द एप्लीकेंट कैन फाइल अ सिविल सूट अंडर सेक्शन 77, सिविल सूट फाइल कर सकता है वो। तो अंडर सेक्शन 77 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, द इफ द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट, द एग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ सिविल सूट विद इन 30 days फॉर अ डिक्री डायरेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, फिर है विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट अ सूट बी फाइल्ड इफ द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट। तो 30 डेज के दिन उसको सिविल सूट फाइल करना है, सेक्शन 77 के। हु फिक्सेस द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन फिक्स करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है 78 सेक्शन 78 के तहत। वेयर इज द टेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस पब्लिश, तो जो टेबल है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की वो कहाँ पर पब्लिश होती है, ऑफिशियल गजट में होती है, सेक्शन 79 इसके बारे में मेंशन करता है। व्हेन शुड द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन बी पेड, तो कब करना होता है ये पेमेंट, तो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेक्शन 80 इसके बारे में बोलता है। और विच सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट डील्स विद द पब्लिकेशन ऑफ फीस, फीस के बारे में जो बात करता है सेक्शन 79 इसके बारे में बोलता है। फिर अंडर विच सेक्शन कैन एक्स्ट्रा फीस बी चार्ज फॉर प्राइवेट रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन, तो अगर किसी निजी निवास के पंजीकरण से रिलेटेड है तो वहाँ एडिशनल फीस देनी है अगर, तो सेक्शन 78 इसके बारे में मेंशन करेगा। Next, which section state that the document presented in accordance with the court decree shall be receivable as evidence, तो ये सेक्शन 77 सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि न्यायालय की डिक्री के अनुसार कोई अगर दस्तावेज साक्ष्य के रूप मतलब पेश किया जाते हैं तो वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा, तो सेक्शन 77 सब सेक्शन 2 में बोला गया। As per section 81 of the Registration Act, what is the punishment for incorrectly endorsing, copying or translating or registering document with इंटेंट टू इंजरी? अब अगर जान करके अगर कोई डॉक्यूमेंट को गलत इंडोर्स किया गया है या गलत ट्रांसलेट किया गया, गलत कॉपी की गई है उसकी, ठीक, ताकि इंजरी हो सके, तो फिर क्या जुर्माना होगा, तो मोर देन 7 years मतलब अधिकतम 7 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो सेक्शन 81 में इसके बारे में पनिशमेंट दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा पनिशमेंट। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट इज द पेनल्टी प्रिस्क्राइब फॉर द मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर अ रजिस्टरिंग ऑफिसर, अगर फॉल्स स्टेटमेंट किया गया तो सेक्शन 82 रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास फॉल्स किया गया है फॉल्स स्टेटमेंट, तो सेक्शन 82 में इसके बारे में बोला गया है। Who has the power to initiate prosecution for an offence under the registration act, अगर कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो कौन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन, कौन मुकदमा शुरू कर सकता है, तो यहाँ इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन करेगा, सेक्शन 83 में इसके बारे में बोला है। तो प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट कैन बी इनिशिएटेड बाय द और विद द परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, इन तीनों के पास अथॉरिटी की वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 रजिस्टरिंग ऑफिसर आर कंसिडर्ड एज, जो रजिस्टर ऑफिसर है उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, तो जो आईपीसी के सेक्शन 21 है उसके अकॉर्डिंग इसको पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। अंडर विच सेक्शन कैन अनक्लेम डॉक्यूमेंट बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 2 years, तो मतलब जो डॉक्यूमेंट क्लेम नहीं किए गए तो उसमें 2 साल के बाद डिस्ट्रॉय करना है, तो किस सेक्शन में बोला है, सेक्शन 85 में बोला गया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट है विच सेक्शन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू रजिस्टरिंग ऑफिसर फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो यहाँ पे किसको ये दी गई कि अगर वो कोई कार्रवाई की जा रही है अगर ऑफिसर द्वारा तो वो सद्भावना में की गई है मानी जाएगी, तो सेक्शन 86 में इसके बारे में उनको दिया गया है ना, एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है ऑफिशियल ऑफिसर्स को। व्हाट हैपन इफ अ रजिस्टरिंग ऑफिसर मेक्स अ प्रोसीजरल मिस्टेक इन गुड फेथ, अगर प्रोसीजरल मिस्टेक करते हैं गुड फेथ में तो क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन रिमेन वैलिड, वैलिड ही रहेगा वो, सेक्शन 87 बोलता है। विच सेक्शन डील्स विद द सेंडिंग कॉपीज ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स एंड सर्टिफिकेट टू रजिस्टरिंग ऑफिसर, तो जो सर्टिफिकेट वगैरह है और जो आदेश है वो पंजीकरण अधिकारी द्वारा भेजी जाएगी, तो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 89 में इस बारे में बोला गया है।
अंडर सेक्शन 89 विच लॉ इज नॉट रिलेटेड टू सेंडिंग कॉपीज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो जो कॉपी भेजने से संबंधित नहीं है वो कौन सा एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन 89 के तहत। विच सेक्शन अलाउज रेवेन्यू ऑफिसर टू सेंड सील सर्टिफिकेट टू सेल सर्टिफिकेट टू द रजिस्टरिंग ऑफिस को, मतलब कौन सा जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सेल सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास भेजने की अनुमति देता है, सेक्शन 89 में है ये। Under section 90 of the registration act, which of the following document is not required to be registered? तो धारा 90 के तहत कौन से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं कराना है, तो प्राइवेट सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके अलावा डॉक्यूमेंट इशूड बाय ऑफिसर्स इंगेज इन लैंड सेटलमेंट ये कराना है, गवर्नमेंट इशूड टाइटल डीड ये कराना है, मैप्स ऑथेंटिकेट बाय गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूरिंग लैंड सर्वे ये किए जाएंगे, पर प्राइवेट सेल डीड को ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्जम्पशन है। As per section 90 subsection 2 of the registration act, how are the exempted document treated for registration purpose? तो जो exempted document है उसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन पर्पस से छूट प्राप्त दस्तावेजों को पंजीकरण उद्देश्य के लिए कैसे माना जाता है ना। तो यहाँ पे दे आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर, मतलब जिनको एग्जाम्पशन दी गई है वो माना ही जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। इस तरीके से उनको यूज माना जाता है उनके बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 हु इज अप्रूव्ड अलाउड टू इंस्पेक्ट द एग्जम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन सेक्शन 90, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है तो उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने कौन अलाउ कर सकता है, मतलब उनका निरीक्षण करने का कौन दे सकता है पावर, तो वो दे सकता है एनी पर्सन हु अप्लाइज विद द रिक्वायर्ड फीस। तो मतलब किसको दिया जा सकता है, तो वो फीस पे करेगा, उसको एग्जाम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट करने का राइट मिल जाएगा। तो ये जो है धारा 90 में जो बोला गया, दस्तावेजों नक्शों का निरीक्षण कर सकता है बशर्ते कि वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे और आवश्यक शुल्क अदा करे। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 90 विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से किसे मुक्त नहीं किया गया है, तो जो प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लैंड लीज है उसे एग्जम्प्ट नहीं किया गया। तो भूमि पट्टे के लिए व्यक्तियों के बीच निजी समझौते हुए हैं तो उन्हें एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। तो सेक्शन 90 एग्जाम गवर्नमेंट रिलेटेड लैंड रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट रिकॉर्ड्स एंड सर्वे मैप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। However, private agreement for land lease do not fall under the exemption and must register. तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई लैंड रिकॉर्ड है, सेटलमेंट रिकॉर्ड है और सर्वे मैप से, वो एग्जाम किए गए हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेकिन प्राइवेट एग्रीमेंट को नहीं किया गया है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 91 सबसेक्शन 2 व्हाट मस्ट बी डन विथ रूल्स फ्रेम्ड अंडर दिस सेक्शन। तो अगर इस एक्ट के तहत नियम बनाए गए हैं तो वो क्या कैसे होंगे, तो दे मस्ट बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो वो ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किए जाएंगे और स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन 91 इसके बारे में बोलता है। चलिए ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।